आज हम म्यांमार में हैं और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, सबसे पहले बताइए कि एनसीडीएक्स का नया प्लान क्या है। लोग ये आपसे सुनना चाहते हैं। कमोडिटीज की बात हमने काफी कर ली है, अब थोड़ी कुछ अलग बात करते हैं। आपके नए प्लान्स क्या है, किटी में क्या है? देखिए, जैसे आपने कहा 20 साल से या 22 साल से हम लोग कमोडिटीज करते आ रहे थे। हमने सोचा कि ज़रूरत है कि इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा किया जाए, और बड़ा करने का हिंदुस्तान में मतलब ये है कि इक्विटीज में आना। तो हमने प्लान ये बनाया है कि हम इक्विटीज में आएंगे। हमने करीब $88 मिलियन करीब 3 महीने पहले हमने इकट्ठा किए हैं नए निवेशकों के साथ। करीब 40% इक्विटी हमने दी नए निवेशकों को, और हमारे प्लान ये है कि इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में हम आएंगे। चूंकि हम स्टॉक एक्सचेंज है, हमें नया कुछ करना नहीं था, सिर्फ सेगमेंट की परमिशन हमें सभी से लेनी थी, हमारे रेगुलेटर से। वो हमें परमिशन मिल गई है कि आप इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में आ सकते हैं। तो ये नया है। अब जब हम इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसके साथ जो होता है, जैसे अब म्यूचुअल फंड है, तो डेफिनेटली वो भी हम करेंगे। और म्यूचुअल फंड में क्या करेंगे, किस तरह के प्लेटफॉर्म देने की तैयारी है, ये लोगों के मन में काफी ज्यादा होगा। दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि क्या आखिर म्यूचुअल फंड में एक एक्सचेंज क्या करने वाला है। देखिए, अगर आज की तारीख में आप देखते हैं तो एनएसई में या बीएसई में म्यूचुअल फंड थ्रू ब्रोकर्स वहां पर लोग आते हैं और निवेश करते हैं। पर ये ब्रोकर्स के थ्रू जो निवेश होता है, वो जो इक्विटी मार्केट को समझते हैं उन्हीं लोगों के थ्रू होता है। अब एनसीडीएक्स के हमारे जो बैकग्राउंड है वो ऐसी है कि हम लोग एज कम्पेयर टू एनएसई और बीएसई बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं, जिसे कहते हैं टीयर 4, 5, 6 टाउन। बिल्कुल, ये आपके लिए एक गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि आपकी जो पहुंच है ना B40, B50 शहरों में ज्यादा है जी। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारे करीब 750 एफपीओ से हम जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर बना दें, एमटी के एग्जाम दिलवा के उनको पास करवा दें, तो वो हमारे लिए एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके पास नहीं है। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा नेटवर्क बहुत बढ़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, और दूसरा ग्रामीण भागों में लोगों को निवेश करने के लिए एक नया जरिया मिलेगा। आज की तारीख में वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो तो लोकली इन्वेस्ट करते हैं, या सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, पर जो भारत की प्रगति हो रही है उसका बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिल पाता। थ्रू म्यूचुअल फंड माध्यम से वो भारत का जो 8% ग्रोथ हो रहा है, उसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में ही पहुंचे, ये हमारी सोच है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड को लेके जाएं। सर, इक्विटी की जब आप बात करें, इक्विटी में पूरी तरह से आप लोगों की तैयारी चल रही है। काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, 2 ऐसे मेगा लीडर के साथ आपका मुकाबला है। क्या आप अलग स्पेस किस तरह से तैयार करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल ऑलरेडी उन मेंबर्स के लिए आसान नहीं होगा वापस लाना। क्या आप नए मेंबर्स को लाएंगे, और या वहां से भी कुछ स्विच होकर यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और क्यों आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ये भी तर्क क्या रहेगा? देखिए, भारत में अगर आप पिछले 5 सालों में देखते हैं तो हर साल 2 करोड़ नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नए यूथ आ रहे हैं। अगर हर साल 2 करोड़ आ रहे हैं, उसके बाद भी आज की तारीख में सिर्फ 16% हमारी पॉपुलेशन है जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं अमेरिका से, जहां करीब 50% पॉपुलेशन जो है जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड मार्केट में है, तो इसका मतलब है कि आज के जो मार्केट है उससे 3 गुना बढ़ने का स्कोप है। तो मार्केट का जब जैसे कहते हैं पाए, मार्केट इतना बढ़ेगा तो नए प्लेयर को डेफिनेटली, अगर 1% भी नए वाला जो बढ़ रहा है उसका परसेंटेज मुझे मिल जाएगा, तो मैं तो ईयर 1 में ही ब्रेक इवन कर लूंगा। तो मुझे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को उनसे कुछ खींचने की या छीनने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मार्केट अपने आप बढ़ रहा है। तो सभी का फायदा होने वाला है इसमें। सर, दूसरा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि हम कमोडिटीज में, हमारे करीब 200 मेंबर ऐसे हैं जो इक्विटीज अभी नहीं करते। तो वो 200 मेंबर सेम स्क्रीन पर जिसपे वो कमोडिटी करते हैं, अगर इक्विटी उनको मिल जाए, डेफिनेटली वो हमारे एक्सक्लूसिव होंगे। तो वो हमारे लिए नया स्कोप है। तीसरा, जैसे कि हमने बताया कि चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से पहुंचे हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम डेफिनेटली यूज करेंगे। तो हम नए लोगों को ज्यादा जोड़ेंगे, बजाय इससे कि उस मार्केट को तोड़ने की। तो इस मार्केट को और आप एक्सपैंड करेंगे। तो अपने बेस के जरिए, अपने पुराने क्लाइंट्स के जरिए जो अभी इक्विटी साइड में नहीं रहे हैं। सर, एग्री कमोडिटी से क्या आपका भरोसा उठता जा रहा है क्या? सीधा सवाल।
सर पहली चीज तो ये है कि एग्री कमोडिटी हमारी पहचान है और आदमी अपनी पहचान को कभी धूमिल नहीं होने देता, तो हम कभी भी एग्री कमोडिटी को नहीं छोड़ेंगे। और मैं जब जिस दिन अपने बोर्ड के पास गया था उस दिन मैंने यही कहा था कि अगर हम कमोडिटी तो चलाते ही हैं और इक्विटी भी क्रैक कर लेते हैं तो हम ऐसे यूनिक एक्सचेंज होंगे जो दो सेगमेंट को एक साथ चला रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली चला रहा है। Okay. तो हमारी Unique एम्बिशन तो ये combination है, होगा। मतलब एम्बिशन हमारी ये है कि हम दोनों को सक्सेसफुली चलाएं। ओके सर, आने वाले समय में कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको लोगों को इंतजार करना चाहिए, इक्विटी की बात हो गई, म्यूचुअल फंड की बात हो गई, एग्री या नॉन एग्री में कमोडिटी साइड में कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी आने वाले हैं क्या? जी, अगर आपको याद हो तो हमारे पास पेपर का कॉन्ट्रैक्ट होता था किसी लीगल केसेस के कारण करीब 10 साल पहले, उसको हमें सस्पेंड करना पड़ा था। हम उसको रिलॉन्च कर रहे हैं क्योंकि जितने लीगल केसेस थे एक को छोड़ के सब खत्म हो गए। ओके। तो हम पेपर को रिलॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द। इस वक्त हम आलू पर स्टडी कर रहे हैं। ग्वार कोरमा हमारा एक प्रोडक्ट है, वो शायद अगले महीने ही हम लॉन्च कर देंगे। वाह, तो 3 प्रोडक्ट तो इसी साल कोशिश करेंगे, लॉन्च करेंगे। पहले हमने एक बात की थी वेदर प्रोडक्ट की, तो उस पर काम चल रहा है बड़े जोर शोर से आईआईटी बॉम्बे और आईएमडी के साथ मिलकर। आईआईटी बॉम्बे ने फर्स्ट प्रोटोटाइप उस प्रोडक्ट का हमें प्रेजेंट किया है, उस पर थोड़ा काम चल रहा है। कोशिश करेंगे कि मानसून के पहले उसको भी लॉन्च करें। मैं हूं म्यांमार में, इटिनाउ स्वदेश की टीम म्यांमार पहुंच गई है और आज हमारे साथ म्यांमार में एक कारोबारी है, इंडियन ओरिजिन के कारोबारी है, लेकिन म्यांमार में लंबे समय से रह रहे हैं और इनका एग्री में काफी ज्यादा ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम है, लोकल ट्रेड भी है और यहाँ के मार्केट को, यहाँ के मूड को बखूबी पहचानते हैं। श्याम नरसरिया जी है, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को आज गाइड करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ट्रेड रिलेशन है एग्री कमोडिटीज को लेकर म्यांमार से क्या है, हम म्यांमार में क्या इंपोर्ट हिंदुस्तान से होता है और यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है, पहले ये दर्शकों को बताइए। एग्री जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसमें मेन म्यांमार से उड़द और तूर का एक्सपोर्ट होता है क्वांटिटी में। और भी कई तरह के आइटम हैं, जैसे चना कुछ क्वांटिटी जाता है, राजमा जाता है, ब्राउन बीन्स है, ऐसे टोटल 18 तरह की अलग अलग दालें हैं जो म्यांमार से इंडिया जाती हैं। ओके, एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट होती है। लॉजिस्टिक के हिसाब से म्यांमार क्या ऐसी जगह पे है जहाँ पे इंडिया को फायदा हो? बिल्कुल, लॉजिस्टिक के हिसाब से म्यांमार सबसे करीबी देश है, निकटतम पड़ोसी है, तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। 3 दिन में इंडिया के किसी भी ईस्टर्न पोर्ट में, जैसे चेन्नई, कलकत्ता, वाइजैक, कोई भी कार्गो म्यांमार से लोड करो तो पहुंच जाता है। तो ये एक तरह से इंडिया का एक्सटेंशन ही है। तो निकटतम पड़ोसी होने के कारण म्यांमार को ये एडवांटेज हमेशा रहेगा। ओके, और इंडिया से इंपोर्ट क्या क्या करती है म्यांमार? इंडिया से मुख्यतः फार्मास्यूटिकल दवाइयां इंपोर्ट करती है और स्टील प्रोडक्ट्स, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही इंपोर्ट होता है। सर, म्यांमार और इंडिया के ट्रेड में कुछ बड़े चैलेंज जो आपको दिखते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन तो लॉजिस्टिक्स का है कि लॉजिस्टिक्स अभी कंटेनर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, वेसल भी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। पहले हर महीने 8 से 10 डायरेक्ट वेसल हुआ करते थे चेन्नई के लिए, लेकिन वो वेसल अब 4-5 में ही सीमित हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे वेसल जैसे टीसीआई का या गवर्नमेंट का कोई ऐसा लाइन हो जिससे कुछ वेसल अरेंज किया जाए, तो क्या लॉजिस्टिक्स अच्छा होने से और कार्गो जाएगा, जल्दी पहुंचेगा। इंडिया की जो बाजार में जो मांग है वो स्टेबलाइज रहेगी, बहुत ज्यादा उछाल, वेरिएशन, वॉलेटिलिटी बाजार में नहीं आएगा अगर नियमित रूप से बर्मा से माल जाएगा। ओके, तो एक बड़ा चैलेंज जो श्याम जी ने कहा है यहाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में भी इनको लग रहा है कि लॉजिस्टिक फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अगर वो स्मूथ हो जाए, वो उसकी उपलब्धता अगर बेहतर हो तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो पाएगा। अब बात करते हैं कि इंडिया के लिए कितना बड़ा मार्केट है, अगर वहां किसी एग्री के स्पाइसेस को लेके या अन्य एग्री कमोडिटीज के लिए कितना बड़ा मार्केट है? इंडिया का एग्री मार्केट म्यांमार, देखिए मुख्यतः दालें जो उत्पादन होती है, मैं दाल में स्पाइसेस की भी अगर देखें तो स्पाइसेस की भी, जैसे यहाँ भी स्पाइसेस बहुत अच्छा है, जैसे हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, ये यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इंडिया कम होता है। मुख्यतः मिडिल ईस्ट, दुबई और ये चाइना इनके लिए बड़ा मार्केट है। चाइना बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया से एक स्पाइसेस जो आती है, जो मेरे ज्ञात है, वो है मिर्ची, अच्छी क्वालिटी की मिर्ची। साउथ इंडिया से 2-3 वैरायटी की आती है, उसका अच्छा खपत था। लेकिन फिलहाल ये
थोड़ा कम आ रहा है। बर्मा में थोड़ा लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस का इशू है, तो पिछले 2 साल से वो इंपोर्ट कम हो रहा है। अदरवाइज मिर्ची का बहुत अच्छा इंडिया से डिमांड रहता है। यहाँ की जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं उन क्या वो इंडिया के लिए फेवरेबल हैं? बहुत फेवरेबल है। गवर्नमेंट जो है यहाँ की एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ से इंडिया या और भी कोई देश एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट का साथ रहता है। इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी बहुत क्लियर है, बहुत सरल है। कोई भी सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है, लाइसेंस तुरंत मिल जाता है। तो गवर्नमेंट का बेसिकली एक्सपोर्टर्स को यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए बहुत सपोर्ट है। किसी भी चीज़ में कोई रुकावट नहीं है। और कोई मैसेज या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि चैलेंजेज या अपॉर्चुनिटीज है जो शेयर करना चाहते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स को? एक पॉलिसी मेकर्स को एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि इंपोर्ट पॉलिसी में इंडिया के बहुत फेर बदल रहा है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से ओजीएल ओपन जनरल लाइसेंस की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई है, जो कि बहुत अच्छा है। व्यापार भी बढ़ा, पिछले 3 सालों में लगभग 10% हर साल बढ़ा है। तो आज जैसे मैडम निधि खरे से भी हमने निवेदन किया कि ओजीएल की पॉलिसी बरकरार रखें ताकि दोनों देशों के बीच में आयात निर्यात बढ़ता रहे। और जैसे कि आज भारतीय राजदूत ने भी कहा कि रूपी ट्रेड करना चाह रहे हैं हम, तो रूपी ट्रेड भी तभी संभव है जब इंडिया की जो पॉलिसी है इंपोर्ट ओपन जनरल लाइसेंस की रहेगी। तो हम रूपी में भी आगे काम होते देख सकते हैं कि रूपी चैट, बर्मा की जो करेंसी चैट है और इंडिया रूपी, उसमें भी डायरेक्ट डीलिंग देख सकते हैं। उससे काम और बढ़ेगा। ओके, तो एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ओके, स्टेबल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी तमाम चीजें हैं तो एक आपके नेबरिंग कंट्री से बेहतर यहाँ पर हो सकता है। डायरेक्ट फ्लाइट्स भी यहाँ पे काफी कम है, उसके पीछे वजह क्या? हम पहले तो काफी डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ करती थी। पहले रोज की एक डायरेक्ट फ्लाइट थी इंडिगो की, लेकिन अभी इंडिया की सिर्फ एकमात्र एयर इंडिया है जो सप्ताह में सिर्फ एक दिन आती है, बुधवार को। लेकिन म्यांमार की जो एयरलाइन है उसकी फ्लाइट है सप्ताह में 3 दिन कलकत्ता, 3 दिन दिल्ली जाती है, 1 दिन चेन्नई जाती है। तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, भारतीय राजदूतावास भी बहुत काम कर रहे हैं उस पर। नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नए डेलीगेशन, जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं इंडिया से करीब 200 के ऊपर लोग आए हैं। तो जरूर इससे व्यापार बढ़ेगा और फ्लाइट भी बढ़ेगा। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि रोज इंडिया कम से कम एक फ्लाइट हो, तो व्यापार लोग का आना जाना लगा रहेगा, तो व्यापार भी बढ़ेगा। तो मैं आगे कुछ 6 महीने साल भर में डेफिनेटली देखता हूँ कि म्यांमार से व्यापार बहुत अच्छा होगा। इंडिया म्यांमार का रिलेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। दोनों सरकारें एक दूसरे में काफी साझा बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो डेफिनेटली फ्लाइट भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने वक्त निकाला और हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी और दर्शकों को भी बताया कि किस तरह का सिनेरियो म्यांमार और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस को लेकर है और क्या करने की जरूरत है, कौन से बड़े रिस्क और चैलेंजेस है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं म्यांमार में हूँ, यांगून में, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। इंडियन कारोबारी है लेकिन इनका एक्सपोर्ट का काफी ज्यादा काम है। एक्सपोर्ट में भी अगर हम बात करें तो मेज के एक बड़े प्लेयर के तौर पे ये जाने जाते हैं। बेंगानी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं, बड़े एक्सपोर्टर है और फीओ जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उसके पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेंगानी जी, काफी लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। नमस्कार। और वो भी म्यांमार में आप मिल गए। शुरुआत मेज के प्राइस आउटलुक से कर लेते हैं। सर, मक्के को लेकर क्या मौजूदा ट्रेंड क्या लग रहा है, किस तरह के प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं? मक्का के लिए ऐसा है, अभी मक्का का प्रोडक्शन अपने लास्ट 5 ईयर में इंडिया का प्रोडक्शन 44 मिलियन टन हो गया, जो 5 साल पहले 24 मिलियन टन था। तो प्रोडक्शन में बहुत बड़ा जंप आया है। और यील्ड अपने इंडिया के क्रॉप की यील्ड काफी बढ़ गई है। यील्ड जमीन उतनी नहीं बढ़ी है, जस्ट अपन सोते की जमीन बढ़ गई है, जमीन नहीं बढ़ गई है, यील्ड काफी बढ़ गया है। ये इथनॉल का प्रोस्पेक्ट देख करके सभी फार्मर ट्रेडर सब उत्साहित होकर मक्का लगाए थे। लेकिन अभी चूंकि इथनॉल के अंदर में चावल कंपलसरी कर दिया 50%, उसके बाद इथनॉल की बाइंग भी जो है गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड। इनफैक्ट सब इथनॉल कंपनियां जो है वो 50% प्रोडक्शन ही बेच पा रही है। तो इस बोल करके पिछले जो 4-5 महीने से पूरा मक्के के प्राइस पे दबाव बना हुआ है। नीचे में जो मंडियां, एमपी की मंडियां 1500-1400 बिक गई थी, वो अभी 1700 के आसपास, 1600-1700 के लेवल पे है। और अभी भी
अपने अगर देखेंगे तो मक्का का स्टॉक सफिशिएंट है। जब खरीफ की क्रॉप आई थी उस समय अपने पास 5 मिलियन टन का कैरी ओवर था और खरीफ प्रोडक्शन हम लोग करते हैं करीबन 26-27 मिलियन टन। तो टोटल अपने पास हो गया 32 मिलियन टन। अपना कंजम्पशन 23 से बेसी है ही नहीं। ओके, तो क्या लग रहा है प्राइस अभी बहुत कमजोरी रहेंगे, कमजोरी रहेंगे, दबे हुए और भी रहेंगे गिर और इसमें गिरने की जगह कम है लेकिन बढ़ने के चांसेस कम है। ओके सर, एक वार्निंग इश्यूज पे बात कर लेते हैं। वो है बांग्लादेश को लेकर, जिस तरह के ट्रेड को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ वहां पे इम्प्रूवमेंट है? अभी एक्सपोर्ट की, भारत से एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है बांग्लादेश में? अभी बांग्लादेश का ट्रेड पिछले जो ईयर अगस्त में जब ये गवर्नमेंट गिरी थी उसके बाद से हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट 60% डाउन है। ओ, पर डे जो 1600 ट्रक एक्सपोर्ट होते थे बांग्लादेश के लिए, अभी करीबन 700 एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ओके, तो काफी गिरावट आई है। हमारे यहाँ से रेलवे रेक पर मंथ 130 रेलवे रेक जाती थी, जो अभी 32 रेलवे रेक्स जाती है। ओके। बाहर से माल जाता था वो एक नहीं के बराबर है। तो करीब करीब समझिए 50% से ज्यादा डाउन है। आगे आपकी क्या बता रहे, क्योंकि आपने बांग्लादेश में खुद एक्सपोर्ट किया है, वेल कनेक्टेड है। मुझे कई बार आपसे बांग्लादेश को लेकर बातचीत करनी होती तो आपसे भी हमने काफी कांटेक्ट लिए हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में कुछ स्थिति सुधार होती दिख रही है, या अभी जब तक कोई नई और सरकार जो इंडिया के फ्रेंडली हो वो नहीं बनेगी तब तक इस तरह के चैलेंजेस रहेंगे? यूनुस साहब, आपको नहीं लग नहीं रहे हैं कि भारत के फ्रेंडली होने वाले हैं? ये आप सही बोल रहे हैं। यूनुस साहब किसी भी हालत में भारत फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी फरवरी में इलेक्शन अनाउंस हुआ है। हाँ, हाँ, अगर वहाँ इलेक्शन होता है हाँ, हाँ। तो इसमें खालिदा जिया की पार्टी आएगी, क्यों अवामी लीग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है। हाँ, हाँ। और इंडिया का जो आपको मालूम होगा, जब खालिदा जिया एक्सपायर की थी तो अपने जयशंकर प्रसाद जी, वो जयशंकर जी गए थे अपने मिनिस्टर वहाँ पे, और उनके लड़के से उनकी मुलाकात हुई है, थोड़ी बातचीत का दौरा बढ़ा है। तो हम लोग होपफुल है कि फरवरी में वंस इलेक्शन हो जाता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, तो स्थिति काफी सुधरने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंटली जो बांग्लादेश ट्रेड है उसमें पेमेंट का भी एक इशू है, बांग्लादेश बैंकिंग का भी इशू है। तो हम लोग भी कम इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन मैं काफी आशावादी हूँ कि वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और इंडिया के साथ रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि पड़ोस में रहने के नाते दोनों देश ही चाहेंगे कि हमारे रिश्ते में सुधार हो। ओके सर, एक छोटा जवाब दे दीजिए कि कौन कौन से ऐसे ट्रेड हैं बांग्लादेश इशू की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और दूसरा, क्या किसी एक्सपोर्टर्स के पेमेंट भी अटके हुए हैं? अभी पेमेंट तो बहुत एक्सपोर्टर के अटके हुए हैं, क्योंकि मैं FIO के फॉर्मर रीजनल चेयरमैन हूँ। इस बोल करके बहुत सारे एक्सपोर्टर रेगुलर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पेमेंट अटके हुए हैं। इनफैक्ट हमारे भी 1-2 पेमेंट अभी अटके हुए हैं। तो पेमेंट अटकने का सिलसिला तो जारी है। कौन कौन से कमोडिटीज है जिन पे सबसे ज्यादा हिट हुआ है जो यहाँ से यहाँ बांग्लादेश पे एक कॉटन को आप पकड़ लीजिए, कॉटन, प्याज, इसके अलावा प्याज, मक्का। मक्का तो हुआ कम होता है। थोड़ा नहीं हिट हुआ है, लेकिन मक्का जो पहले 100% इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, अभी उनका मेजर झुकाव जो है USA, ब्राजील, अर्जेंटीना में हो गया। और कौन सी कमोडिटी, इन 3 कमोडिटी के ऊपर? राइस है। राइस अभी फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट चालू किया है राइस में। इंपोर्ट करना। हाँ, इंपोर्ट का चालू किया है। भारत के प्राइस है इतने कि राइस हम एक्सपोर्ट कर पाएं, क्योंकि प्राइस तो काफी कॉम्पिटिटिव हो गया क्या? नहीं, राइस भारत में तो बहुत राइस की प्राइसेस वगैरह जिस तरह से पैरिटी मिल रही है क्या? क्योंकि बाकी सप्लायर्स भी दाम लगातार घटा रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश कभी भी इंडिया से पैरिटी अच्छी रहेगी, बिकॉज लैंड पोर्ट से लॉजिस्टिक के हिसाब से। लॉजिस्टिक पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो रहा है मौजूदा रिजीम का? बहुत ज्यादा पाकिस्तान का फायदा नहीं समझा जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ये चाह रहा था कि बांग्लादेश को अपने फेवर में ले करके और थोड़ा कुछ करें। अब पाकिस्तान खुद ही, आप देखिए, जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ पे 71 बांग्लादेश और पाकिस्तान का, पाकिस्तान बहुत ऊपर में था और बांग्लादेश बहुत नीचे में था। और बीते 50 सालों का रिजल्ट ये रहा कि बांग्लादेश अभी काफी ऊपर चला गया और पाकिस्तान धरातल में चला गया। $1 300 करेंसी में बहुत नीचे चला गया है। तो हमको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है जो किसी भी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट कर पाएगा। इंडिया गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती आई है। 71 के इंडिपेंडेंस में भी इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
और इसी भूमिका से बांग्लादेश का ग्रोथ भी हुआ है, काफी अच्छी उनकी जीडीपी हुई है। बांग्लादेश इंडिया ऑलवेज बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए आया है। तो मैं आशा करता हूं कि बांग्लादेश के जो नागरिक है या बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखते हुए थोड़ा अच्छा व्यवहार और रिलेशन इंडिया से सुधारेंगे, जिसमें दोनों देश का ही इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, यानी भारत से संबंध अगर सुधरते हैं तो बांग्लादेश को ज्यादा फायदा होगा उनकी इकोनॉमी के लिहाज से, ये कहना है विमल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी, आपने वक्त निकाला और अपने वीजी कॉन्फ्रेंस में से भी हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मौजूदा स्थिति क्या है। थैंक यू। आज मैं म्यांमार में हूं और हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, मुरली चक्रवर्ती हैं, एग्रीकॉर्प के एमडी हैं, म्यांमार के बिजनेस को यहां संभालते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मैं पल्सेस को लेकर और खास करके पिजन पी यानी तुअर अरहर को लेकर बातचीत करूंगा। क्या लग रहा है सर, इस बार प्रोडक्शन किस तरह का है म्यांमार में पिजन पी का, तूर का? देखिए, इस बार पिजन पीस का प्रोडक्शन म्यांमार में जो लास्ट ईयर था उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रोडक्शन इज स्टिल गुड यहाँ पे। ओवरऑल एवरेज हिसाब से वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट समथिंग क्लोज टू 300,000 tons. Okay. But still, figures are not confirmed because the new crop is just arriving. So, crop seems to be little bit less than the last year. Okay. सर, एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा कि क्या लग रहा है, अगर क्रॉप अगर थोड़े कम रहते हैं तो क्या प्राइसेस आपको लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकते हैं या बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम ज्यादा नीचे आने की भी उम्मीद नहीं है। Okay. क्योंकि यू नो देयर इज डिमांड, इंडिया के भी ओवरऑल कुछ अगर शॉर्टफॉल है तो दैट कैन आल्सो हैव सम इम्पैक्ट। बट गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है इस साल मार्केट शुड बी स्टेबल, रेंज बाउंड होगा, सबड्यूड रहने वाला। हाँ, सबड्यूड नहीं, रेंज बाउंड होगा, ज्यादा नीचे नहीं। रेंज क्या 5% का, 10% का, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, वो थोड़ा सा सीजनल है, थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा मूवमेंट होगा, लेकिन एक रैलिंग जो हम देखे थे 2024 में वैसा तो नहीं होगा। ओके। दूसरा सवाल, 1 लाख टन का हमारा एमयू है हर साल का भारत और म्यांमार का, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है या प्राइसिंग पावर म्यांमार के हाथ में रहने वाला है? नहीं, देखिए, एमओयू तो जो है वो दैट्स ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड फॉर दिस ईयर एंड वी आर वेटिंग ऑन द ओजीएल। सो वो तो generally we get to know a little bit later, maybe somewhere in March we'll get to know. But as of now, market is stable. थोड़ा सा movement आया है for some days where tour has moved up. But I feel it should remain good overall prices tour का, because यहाँ से सप्लाई को लेकर भारत को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए उड़द पे सीधा आते हैं। उड़द का भी हम इंपोर्टर हैं, क्या लग रहा है उड़द को लेकर क्या स्थिति है, उत्पादन को लेकर प्राइसेस किस तरह के रह सकते हैं? देखिए, उड़द का भी इस बार प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा सा कम हो सकता है, बिकॉज सम ऑफ द उड़द ग्रोइंग एरियाज में थोड़ा सा मूंग वाज बीन it was change with मूंग, बट ओवरऑल उड़द का भी प्रोडक्शन इज गुड इस साल, एंड I think there will be a good supply from Myanmar throughout the year. Okay. So I don't think there should be any issue with the supply. Okay. One more pulse that is green मूंग। मूंग की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रीन मूंग को लेकर क्या सप्लाई की क्या स्थिति है और प्राइसेस किस तरह के रहेंगे ग्रीन मूंग? देखिए, ग्रीन मूंग एक्चुअली इंडिया तो अभी सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिया इज नॉट इम्पोर्टिंग। इंडिया तो बैन करके रख, मूंग इज बैंड फॉर इम्पोर्ट्स। तो बेसिकली मूंग का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है इस साल। वी एक्सपेक्ट इट टू बी मोर देन लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर मूंग के प्राइसेस अच्छे थे। प्राइसेस यहाँ पर दबे रहे, सप्रेस्ड ही रहेंगे मूंग के लिए। हाँ। नहीं, मूंग का देखिए डिपेंड्स ऑन चाइना मार्केट, तो वील हैव टू वेट अभी, बिकॉज म्यांमार से सबसे ज्यादा सब्सटेंशियल मात्रा में तो वहीं पे चाइना वहां पे जाता है। अबाउट 70% ऑफ म्यांमार मूंग गोज टू चाइना। ओके। चने को लेकर क्या है सर? मैं देसी चिकपीस की बात कर रहा हूं। देसी चिकपीस अभी फरवरी में उसका जो न्यू क्रॉप, फरवरी मार्च में न्यू क्रॉप आना चाहिए। बट एक चीज आप देखे होंगे लास्ट फ्यू इयर्स में कि जो चना है इतना एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि लोकल कंजम्पशन इटसेल्फ इज क्वाइट हाई। तो थोड़ा एक्सपोर्ट्स होता है टू डिफरेंट मार्केट्स, बट दैट इज रिलेटिवली अ स्मॉलर वॉल्यूम। ओके।
और सर अब आखिरी सवाल होगा लेंटिल को लेकर क्या उम्मीदें बन रही है? देखिए लेंटिल म्यांमार में प्रोडक्शन तो होता है बट ना के बराबर है, बहुत कम है, थोड़ा सा प्रोडक्शन होता है। ग्लोबल आउटलुक कैसा दिख रहा है लेंटिल का? आई थिंक ग्लोबल आउटलुक लेंटिल्स एज यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम, तो इसका प्राइसेस हैज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड, stabilized. द लोएस्ट प्राइसेस। Correct. So it's a good season for expected to be for lentils.